इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप सुबह उठते हैं, अपना फोन चेक करते हो और आपको पता चलता है कि दुनिया सच में एक तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल कगार पर खड़ी है। जो टेंशन पिछले कुछ सालों में सिर्फ न्यूज चैनल की डिबेट्स, धमकियों और छोटे मोटे ड्रोन अटैक तक सीमित थी, अब उसने एक फुल स्केल वॉर, एक नए रंग और नए जंग का रूप ले लिया है। एक ऐसी जंग जो लड़ी तो हमारे हजारों किलोमीटर दूर जा रही है, लेकिन उसका धुआं सीधा आपकी और मेरी जेब तक पहुंचने वाला है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला बोल दिया है और इस मिलिट्री ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। और इस बार कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है या कोई छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं है। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो चुकी है। ईरान में 40 दिन तक राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है, लेकिन ईरान शांति से शोक नहीं मना रहा है। उसने पलटवार करते हुए पूरे मिडल ईस्ट को आग के हवाले कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि वहां कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, हम इस जियोपॉलिटिकल भूकंप को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर यहां तक बात पहुंची कैसे, और सबसे जरूरी सवाल, हम भारतीयों पर इसका क्या असर होने वाला है। दोस्तों आइए सबसे पहले सिचुएशन की ग्रेविटी को जरा ध्यान से समझते हैं। बीती रात अमेरिकन F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट्स और इजरायली एयरफोर्स ने मिलकर ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी की। उनके निशाने पर सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं थे, बल्कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और लीडरशिप के कंपाउंड्स भी थे। कहा जा रहा है कि बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है, जो जमीन के कई मीटर नीचे तक जाकर तबाह कर सकते हैं, और इसी में अयातुल्ला खामेनेई को टारगेट किया गया। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका और इजराइल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इजराइल का कहना है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर था, यानी उनके पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम मौजूद था और वो किसी भी दिन दुनिया को ब्लैकमेल कर सकते थे। जबकि अमेरिका का तर्क है कि ईरान लगातार मिडल ईस्ट में फैले अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती और गाजा में हमास को एडवांस हथियार सप्लाई कर रहा था, जिससे रेड सी और पूरे इलाके में ग्लोबल ट्रेड खतरे में आ गया था। उन्होंने इसे एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया है, यानी खतरा बनने से पहले ही दुश्मन को खत्म कर देना। लेकिन क्या सच में इससे खतरा खत्म हुआ है? हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि ईरान ने इस बार सिर्फ इजराइल पर हमला नहीं किया है। ईरान की स्ट्रैटेजी है कि हम डूबेंगे तो सबको साथ लेकर डूबेंगे। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का एक्सट्रीम वर्जन लॉन्च कर दिया है। उन्होंने सिर्फ इजराइल के शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं दागी है, बल्कि UAE, बहरीन और कुवैत जैसे खाड़ी देशों पर भी मिसाइलों की भारी बारिश कर दी है। अब आप ये सोचेंगे कि कुवैत और UAE ने क्या किया है, ईरान उन पर हमला क्यों कर रहा है? क्योंकि दोस्तों इन सभी देशों में अमेरिका के बड़े मिलिट्री बेस मौजूद है। ईरान का मैसेज साफ है, जिन देशों ने अमेरिका को हमारे खिलाफ अपने एयर स्पेस या जमीन का इस्तेमाल करने दिया, वो भी हमारे दुश्मन है। आज हालात ये है कि दुबई और अबू धाबी, जहां लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, बुर्ज खलीफा देखने जाते हैं, वहां के एयरपोर्ट्स बंद है। कमर्शियल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की भीड़क के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पूरा गल्फ रीजन पैरालाइज हो चुका है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, इससे हमारा क्या लेना देना, हम तो इंडिया में अपने घर में आराम से बैठे हैं। दोस्तों यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारे लिए सबसे बड़े दो खतरे हैं। पहला, हमारे लोग। आज मिडल ईस्ट में लगभग 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं। UAE, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, ये वो देश है जिन्हें हमारे देश के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और मजदूर अपने खून पसीने से चलाते हैं। हर साल ये लोग वहां से लगभग 40 से 50 बिलियन डॉलर इंडिया भेजते हैं। अब जरा सोचिए, अगर वहां फुल स्केल वॉर होगा तो इन 1 करोड़ भारतीयों की सेफ्टी का क्या होगा? क्या भारत सरकार इतने बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन यानी बचाव अभियान चला पाएगी? हमने ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी देखे,
लेकिन 1 करोड़ लोगों को वापस लाना एक लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। जरा ध्यान से स्क्रीन पर इस मैप को देखिए। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यह ओमान और ईरान के बीच समुद्र का एक बहुत पतला सा रास्ता है। दुनिया का 20% से भी ज्यादा कच्चा तेल हर दिन इसी रास्ते से गुजरता है। हमारा प्यारा देश इंडिया अपनी जरूरत का 80% तेल इंपोर्ट करता है और इसमें से लगभग 50% से भी ज्यादा इसी रास्ते से आता है। अगर ईरान ने गुस्से में आकर इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया या जहाजों पर हमला कर दिया तो दुनिया भर की ऑयल सप्लाई की चेन पूरी तरह टूट जाएगी। इसका नतीजा क्या होगा? इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल के दाम $150 या $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम रातों रात 130 से 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाएंगे। और जब ट्रांसपोर्टेशन ही इतना महंगा होगा तो आपके घर आने वाला टमाटर, प्याज, आटा, दाल सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। स्टॉक मार्केट पहले से ही क्रैश कर चुका है। हमारी इकोनॉमी के लिए यह सच में एक बुरा सपना है। अब एक नजर डालते हैं अमेरिका और इजराइल के जस्टिफिकेशन की तरफ। ग्लोबल मीडिया में नरेटिव यह बनाया जा रहा है कि वो ईरान के आम लोगों को एक डिक्टेटर यानी तानाशाह और कट्टरपंथी सरकार से आजाद करवाना चाहते हैं। वो वहां शांति, औरतों के लिए आजादी और डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। सुनने में ये कितना अच्छा लगता है ना, एकदम हॉलीवुड की फिल्म की तरह, जहां एक हीरो आता है और सबको बचा लेता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। जरा याद कीजिए साल 2003 का इराक वॉर। अमेरिका ने कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उन्होंने इराक पर हमला किया, सद्दाम को हटा दिया, लेकिन बाद में पता चला था कि वहां कोई हथियार थे ही नहीं। और नतीजा क्या हुआ? इराक दशकों तक सिविल वॉर की आग में जलता रहा और वहां ISI जैसे भयानक आतंकी संगठन पैदा हुए। फिर लीबिया का उदाहरण लीजिए। गद्दाफी को हटाने के लिए ऑपरेशन ओडिसी डॉन चलाया गया। आज लीबिया एक फेल्ड नेशन है जहां अलग अलग मिलिशिया आपस में लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल तक रहा, डेमोक्रेसी के नाम पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फूके और अंत में क्या हुआ? रातों रात देश वापस तालिबान के हाथों में छोड़कर चले गए। पैटर्न बिल्कुल साफ है दोस्तों। जब जब अमेरिका ने किसी देश में फ्रीडम या रेजिम चेंज के नाम पर अपनी फौज या मिसाइलें भेजी है, वहां आम जनता का हाल पहले से भी बदतर हुआ है। देश अनस्टेबल हो जाते हैं। एक फॉरेन पावर का किसी सॉवरियन देश में इतना बड़ा इंटरफेरेंस कभी शांति नहीं लाया है। यह कोई इंसानियत की लड़ाई नहीं है दोस्तों, यह ग्लोबल सुपर पावर्स का एक चेस गेम है। यह मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का बिजनेस मॉडल है, जहां हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर आसमान छूते हैं और आम इंसान की लाशें बेच जाती है। तो सवाल अब ये है कि आगे क्या होने वाला है? क्या रूस और चीन चुप बैठेंगे? ईरान उनका एक अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। अगर रूस ने ईरान को एडवांस एयर डिफेंस या हथियार देना शुरू कर दिया तो यह लोकल युद्ध पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लेगा। आखिर में मैं बस यही कहूंगा दोस्तों, कट्टरपंथ और डिक्टेटरशिप गलत है। ईरान के लोगों को सच में आजादी की जरूरत है, लेकिन क्या वो आजादी विदेशी मिसाइलों और बम के जरिए आ सकती है? वॉर चाहे जो भी हो, चाहे जहां भी हो, बम चाहे किसी की भी मिट्टी पर गिरे, ट्रिगर चाहे जो भी दबाए, सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा एक आम इंसान का ही होता है। उस मिडिल क्लास आदमी का होता है जो सुबह अपने काम पर जाता है, और उन मासूम बच्चों का होता है जिन्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता होता है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका और इजराइल के इस कदम से मिडल ईस्ट में हमेशा के लिए शांति आ जाएगी, या फिर यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? नीचे कमेंट में अपनी जरूर राय बताएं। मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, आज के समय में सही इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, अगर इस वीडियो ने आपको रियल पिक्चर समझने में मदद की, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि दुनिया में क्या चल रहा है और इसका हम पर क्या असर होने वाला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं
मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और जाने से पहले जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। Hey, it's the guy that seemed on Superman.